हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज को हमने शुरू किया था, जिसके अंदर हम दिसंबर 2014 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर 25-25 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पहले पार्ट के अंदर एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को सोल्व किया था। इसके बाद हमने पार्ट 2 को डिस्कस किया, जिसके अंदर मिडेवल हिस्ट्री के क्वेश्चन को सोल्व किया था। इसके बाद हम आज पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो दिसंबर 2014 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, उसी का पार्ट 3 है, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और भी कई सारे वीडियो जो डले हुए हैं, जो ट्रिक के माध्यम से या कीवर्ड के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है, और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और दोस्तों, ये जो वीडियो चल रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ामों में रिपीटेड देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो में अंत तक बने रहना है। इसके अलावा हम जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उनके अदर ऑप्शन जो होते हैं, उनको भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। तो इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहना है। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक बने रहे। तो बिना समय गंवाए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर, जहां हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने 25-25 क्वेश्चन के 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, जिसके अंदर हमने एंसेंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री के क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। तो आज के पार्ट में हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर भी 25 क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 में 2 सूची दी गई है। एक तरफ घटना दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित व्यक्तियों के नाम दिए गए, मतलब कौन सी घटना के साथ किस भारतीय व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, ये हमको मैच करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इसको मैच करना है। तो एक तरफ दिया गया है घटनाओं में हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट, मतलब हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम। दूसरा है दास्ता की समाप्ति। तीसरा है प्रार्थना समाज और चौथा है सत्य शोधक समाज। एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं, इधर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड एलनब्रो और चौथा है ज्योतिबा फूले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट। तो दोस्तों, ये जो रीमैरिज एक्ट आया था, ये लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। तो इसको हमने ए को 2 से मिलाना है दोस्तों। तो ए के 2 से अगर हम मिलाएंगे तो हम देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसको सोल्व करते हैं तो ए का 2 से मिला रहे हैं, तो एक ही ऑप्शन में ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ए का 2 हमने मिलाया है लॉर्ड डलहौजी से। इसके बाद दास्ता की समाप्ति आप सभी को पता होना चाहिए, लॉर्ड एलनब्रो के समय दास्ता की समाप्ति हुई थी। वैसे ये 1833 के अंदर जो अधिनियम आया था, उसके बाद विलियम बेंटिक के समय ये दास्ता से संबंधित अधिनियम आया था, मगर इसको अप्लाई नहीं किया गया था। मगर लॉर्ड एलनब्रो के समय 1843 में ये अप्लाई किया गया था, तो इसका संबंध लॉर्ड एलनब्रो से रहेगा। तो बी का 3 से माना जाएगा, तो बी का 3 हो गया है। और प्रार्थना समाज का संबंध डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग से है, तो सी का 1 हो जाएगा। और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले के साथ जुड़ा हुआ है इनका नाम, तो डी का 1 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, तो ये ऑप्शन में मिस्टेक की वजह से हो सकता है ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप हुआ हो। ये सही है क्वेश्चन, ऑप्शन बी। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ये 2, 3, 1, 4 सही दिया है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में किस तरीके से दिया गया है, निम्नलिखित में 1857 के भारतीय विद्रोह का कारण नहीं था। तो दोस्तों, इनमें से हमको वो ऑप्शन चूज़ करना है जो कारण नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन में से कारण दिया गया है और एक ऑप्शन में कारण नहीं है। तो देख लेते हैं।
ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं, भारतीय सैनिकों को भारत तथा विदेश में काम करना, तो दोस्तों ये तो कारण में शामिल था। इसके बाद एनफील्ड राइफल का आरंभ करना, तो ये भी कारण में शामिल था। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, भारतीय तथा अंग्रेजी सैनिकों में बहुत असमानता, भारतीय तथा अंग्रेजी सैनिकों में बहुत ज़्यादा असमानता, तो दोस्तों ये भी कारण में शामिल था। और ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं, सभी भारतीयों को औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाना, तो ये कारण नहीं था क्योंकि सभी लोग इसमें शामिल नहीं थे, कुछ लोग, कुछ जमींदार और कुछ लोग शामिल थे इसके अंदर, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग, बाकी मतलब सभी लोग इसके अंदर शामिल नहीं थे, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत माना जाएगा। बाकी के ए बी सी इसके कारण थे, तो इस तरीके से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं, इसमें भी हमको मिलान करना है, तो देख लेते हैं, एक तरफ संस्थाएं दी गई है, दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए हैं, तो इनको मिलाना है। तो एक तरफ दिया गया है हिंदू कॉलेज, दूसरा है MAO कॉलेज, तीसरा है संस्कृत कॉलेज और चौथा है बैतूल कॉलेज। तो इनको किस तरीके से मिलाना है दोस्तों, हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है आप सभी को पता होना चाहिए, हिंदू कॉलेज की स्थापना डॉक्टर जो डेविड हेयर है, हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने, और एक कौन भारतीय इनके साथ शामिल थे ये आपको कमेंट्स करके बताना है। दो लोगों ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, डेविड हेयर ने और एक भारतीय बहुत बड़े नेता जिनका मतलब आधुनिक युग का शुरुआत उन्हीं से मानी जाती है, मतलब आधुनिक युग के पिता कहा जाता है उनको, जन्मदाता इस तरीके का कहा जाता है उनको। तो हिंदू कॉलेज की शुरुआत डेविड हेयर ने और उनने मिलकर की थी, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। इसके बाद MO कॉलेज की स्थापना की अगर बात करें तो MU कॉलेज जो है हमारा मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसके बाद संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने, और बैतूल कॉलेज की स्थापना की थी बैतूल कॉलेज का जो नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये ज्योतिबा फूले के साथ नाम जुड़ा हुआ है इनका। तो इस तरीके से ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है, इनमें से क्या भारत से ब्रिटेन जाने वाली आर्थिक धन संप्रदा यानी धन निकासी, आर्थिक निकासी जो हुई थी उसका एक घटक में शामिल नहीं था, मतलब कौन सा इसमें ऐसा घटक है जो धन निकासी से संबंधित नहीं था। तो घरेलू व्यय यानी कि होम चार्जेस ये शामिल था। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभांश, तो ये भी शामिल था क्योंकि जितने भी कंपनी के शेयर धारक थे उन्होंने भारत के अंदर पूंजी लगा रखी थी, तो उनसे जितना भी लाभ मिलता था उनको दिया जाता था। इसके बाद नागरिक और सैनिक कर, तो ये भी दिया जाता था। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी बांटो और शासन करो, तो ये एक नीति थी दोस्तों, ये इसका घटक में शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। एका आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एका आंदोलन का प्रारंभ किया था, मतलब एका आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, मतलब कहाँ किस क्षेत्र के अंदर हुआ, तो ये सभी को पता होना चाहिए। ये यूपी का जो प्रांत है उसके अंदर एका आंदोलन की शुरुआत हुई थी और मदार पासी का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। मदार पासी एका आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इसका राइट आंसर माना जाएगा। देख लेते हैं पहले ऑप्शन, हरदोई बारामबाकी आदि के किसानों के द्वारा, अवध के जमींदारों के द्वारा, बंगाल के क्रांतिकारियों, तो ये तो होना ही नहीं है, महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा, तो दोस्तों ये तो सी और डी तो होना ही नहीं है हमारे, इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और मदार पासी इसके प्रमुख नेतृत्व करता थे। दोस्तों आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि एको आंदोलन भारत के अंदर किस सन में शुरू हुआ था, मतलब इसकी अवधि क्या थी, तो ये आपको कमेंट्स करके बताना है एका आंदोलन का डेट, किस सन में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। गांधी जी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या, मतलब उनको एक टाइटल दिया था उप ठेकेदार की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, मतलब गांधी जी को टाइटल दिया था उप ठेकेदार, तो ये किसने दिया था ये देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अनिल सील, दूसरा है मॉरिस डी मॉरिस, तीसरा दिया गया जूडिथ ब्राउन और चौथा है रंजीत गुहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूडिथ ब्राउन। उन्होंने 1942 के लगभग में ये टाइटल गांधी जी को दिया था।
कौन सा टाइटल दिया था दोस्तों? उप ठेकेदार का टाइटल इनको दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम में सजाना है इनको। तो पहला दिया गया यहाँ पे क्रिप्स मिशन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है नेहरू रिपोर्ट और चौथा है वेबल प्लान। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सी घटना सबसे पहले आएगी। तो सबसे पहले घटना आएगी दोस्तों सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आएगी, जो 1927 में 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट आई थी दोस्तों, ये सबसे पहले आएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं नेहरू रिपोर्ट के बाद क्रिप्स मिशन आएगा, जो 1942 का है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। फिर उसके बाद सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 लिख देते हैं, उससे आप समझ जाना। यह 28 में हुआ था। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन आएगा 42 में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, यह भी 42 में। और वेबल प्लान या 1944 में दोस्तों। तो इस तरीके के ये सारे नाम जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों 3-1-2-4 तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। 1937-39 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मतलब कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल, जैसे कि 1937 के अंदर चुनाव हुआ था दोस्तों, तो 1937 में जब चुनाव हुआ था तो मद्रास के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो कांग्रेस का मंत्रिमंडल भी बना होगा। इस मंत्रिमंडल का नेतृत्व यानी कि उसका नेतृत्व किसने किया था? तो देख लेते हैं हम ऑप्शन। सुब्रमण्यम भारती, टी प्रकाशन, सी राजगोपालाचारी या सीपी रामास्वामी अय्यर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में मद्रास के अंदर कांग्रेस का मंत्रिमंडल को साथ नेतृत्व किया था और उस सरकार का भी नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था। और सी राजगोपालाचारी की अगर हम बात करें तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। मौलाना अब्दुल बारी का संबंध किससे था दोस्तों? तो मौलाना अब्दुल बारी का संबंध किससे था देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में अलीगढ़ स्कूल, दूसरा है देवबंद स्कूल, तीसरा है नवदतुल उलेमा और चौथा है फरंगी महल। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मौलाना अब्दुल बारी का संबंध फरंगी महली से था। इसके बाद अलीगढ़ के नाम जुड़ा है डॉक्टर सैयद अहमद का, सर सैयद अहमद का नाम जुड़ा हुआ है। और देवबंद स्कूल की स्थापना 1866 में की गई थी दोस्तों। 1866 में देवबंद स्कूल की स्थापना की गई थी। और अलीगढ़ स्कूल का नाम जुड़ा हुआ है डॉक्टर सर सैयद अहमद का नाम अलीगढ़ स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है सर्वाधिक संख्याओं में सर्वाधिक लाभ का सिद्धांत किस ग्रुप के विचारकों का था? तो किस ग्रुप के विचारकों का था? उपयोगितावाद, समाजवाद, उदारवादी या रूढ़िवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपयोगितावादी। उपयोगितावादियों का सर्वाधिक संख्याओं में सर्वाधिक लाभ का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1917 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के मजदूरों को की वृद्धि हो गई थी। मतलब मजदूरों को जो मजदूरी मिलती थी, उनका जो वेतन मिलता था, उसमें कितने % की वृद्धि हुई थी, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो 1917 के अंदर अहमदाबाद मिल हड़ताल का आयोजन किया गया था, गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। तो कितनी मजदूरी इनको दी गई थी ये देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 25%, दूसरा दिया गया है 35%, तीसरा है 45% और चौथा है 55%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 35% की बढ़ोतरी की गई थी। मतलब 35% का भत्ता इनको मिल रहा था। मतलब गांधी जी के नेतृत्व में जब ये आंदोलन करवाया गया था तो 35% का भत्ता इनको दिलवाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा गया? किसने कार्यवाही इस सिद्धांत पर की कि सिंध का सहमेलन एक बहुत लाभकारी शैतानी एक संभावित डकैती अमल में होगी। तो ये स्टेटमेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों देख लेते हैं। डॉक्टर ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, दूसरा है चार्ल्स नेपियर, तीसरा दिया गया है दोस्तों सर जॉन कीन और चौथा है डॉक्टर मेजर जेम्स आउट्रम। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स नेपियर। अब देख लेते हैं
आउटरन का जो संबंध जुड़ा हुआ 1856 में, ये अवध के अधिकारी, अवध के ये सचिव थे, महासचिव अवध के, और इन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार अवध का विलय किया गया था दोस्तों। मतलब इनकी एक रिपोर्ट आई थी अवध के विलय को लेकर, तो इस रिपोर्ट के बाद अवध का विलय कर लिया गया था, और इन्हीं का संबंध बाद में आउटरन का संबंध ही बाद में जो 1909 का जो अधिनियम आया था उसके साथ भी आउटरम रिपोर्ट का लिंक जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में जो सीट मिली थी उसमें भी आउटरम का नाम जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स नेपियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं। किसने कहा कि शिमला शिष्टमंडल जो 1907 में मिला था ब्रिटिश द्वारा संचालित और किसी भी प्रकार से फरमाइश प्रदर्शन से अधिक नहीं था? मतलब जो मुस्लिमों का जो शिष्टमंडल 1907 में मिला था उसके बारे में इन्होंने बोला कि फरमाइश और प्रदर्शन से अधिक नहीं था, जो अंग्रेज़ों के द्वारा संचालित हो रहा था। तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अबुल कलाम आज़ाद, और दूसरा दिया गया है दोस्तों मोहम्मद अली, और तीसरा दिया गया है यहाँ पे हज़रत मोहानी, और चौथा दिया गया है सैयद अमीर अली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली ने ये बात कही थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लेते हैं। इन ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो आधुनिक स्वतंत्र भारत की जो कांग्रेस थी उसके सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे, और सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहने का खिताब भी इन्हीं के नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों। अबुल कलाम आज़ाद का जो 1940 से लेकर 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष रहे थे, और सबसे युवा अध्यक्ष भी यही थे। और मौलाना हज़रत मोहानी ने नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था मौलाना हज़रत मोहानी का था, और साइमन गो बैक वाला नारा भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। 1964 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या माउंट बेटन योजना का हिस्सा नहीं था? मतलब जो माउंट बेटन योजना आई थी 1947 में जिससे भारत का विभाजन हुआ था, उसका हिस्सा क्या नहीं था? तो देख लेते हैं। इसने भारतीय राज्यों को अपना भविष्य चुनने का अधिकार दिया था, तो ये बिल्कुल सही बात है। बी देख लेते हैं। इसने भारत का विभाजन का सुझाव दिया था, ये भी सही बात है। कुछ सी देख लेते हैं। भारत विभाजन को तिथि के बारे में सुस्पष्ट नहीं था, तो दोस्तों ये गलत है। इसने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को स्वीकार कर लिया था, मतलब इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट माना जाएगा, क्योंकि ये मतलब ये डेट स्पष्ट थी इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लेते हैं। 65 की बात कर लेते हैं। किसने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु हर जगह वह जंजीरों में बंधा हुआ था? तो दोस्तों देख लेते हैं। मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, दिदरो और रूसो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। इसका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि रूसो ने ही ये प्रतिपादित किया था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु हर जगह वह जंजीरों में बंधा हुआ है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो इनकी एक पुस्तक का नाम था, रूसो की पुस्तक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं। उस नीति का नाम लिखो जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1929 में ग्रेट डिप्रेशन द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना करने के लिए अपनाई थी। मतलब 1929 के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट हुआ था उससे निपटने के लिए किस नीति का पालन किया था? तो खुला द्वार, बी ऑप्शन में दिया गया मार्शल प्लान, सी में दिया गया संरक्षणवाद, और चौथा ऑप्शन दिया गया न्यू डील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू डील की नीति इन्होंने अपनाई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है उपयोगितावाद का मान्य अग्रणीता नेता, मतलब उपयोगितावाद का अग्रणी नेता कौन था? एडम स्मिथ, दूसरा है जेरोमी बेंथम, तीसरा दिया गया है फ्रेडरिच एंजल्स, और चौथा दिया गया है एडमंड बर्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरेमी बेंथम।
और एडम स्मिथ ने तो वाणिज्यवाद का विरोध किया था और वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम है, एडम स्मिथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेरोमी बेंथम। अब यहाँ पे सूची को मिलाना है, संबंधित व्यक्ति और संबंधित घटनाओं को यहाँ पे मिलाना है। तो देख लेते हैं, ईश्वर चंद विद्यासागर, मालाबारी और स्वामी विवेकानंद और रानाडे। दूसरी तरफ दिया गया है शिकागो में धर्म संसद, 1891 एज ऑफ कंसेंट बिल, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानूनी। मतलब ये देख लो, आपको एक ही क्वेश्चन को मतलब 2 बार पूछ लिया गया है। 1856 का हमने अभी देखा था जहाँ डलहौजी का नाम जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पूछा गया। अब भारतीय नेता का नाम यहाँ पे देख लिया गया। 1884 में डेक्कन कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया, मतलब किसका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं, ईश्वर चंद विद्यासागर का नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों। 1856 में जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो डलहौजी के समय आया था, उससे संबंधित इनका नाम जुड़ा है। तो ए का 3 इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो ए का 3 देख लेते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन में दिया गया। बी का नाम जुड़ा हुआ है 1891 में जो एज ऑफ कंसेंट बिल आया था, उनके साथ DM मालबारी का नाम जुड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है, शिकागो में धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया था। और रानाडे का नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने प्रोत्साहित किया था। तो ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं। किस वायसराय की एक अभियुक्त ने अंडमान द्वीप में छुरा मारकर हत्या कर दी थी? ये आपको कमेंट्स में आंसर देना है, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आपको कमेंट्स ज़रूर करना है। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो NT UGC नेट TGT एग्ज़ाम PGT एग्ज़ाम को लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो लेकर आई जाएगी। और कई सारी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डली हुई है। जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें भी कई सारे क्वेश्चन उन वीडियो से देखने को मिले थे, जिसका भी हमने बिल्कुल विस्तार से आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे वीडियो से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। और जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी आपसे पूछा गया है कि आपको कमेंट्स करना है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आपको कमेंट्स करके बताना है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान द्वीप के अंदर छुरा घोंपकर कर दी थी। तो किस वायसराय की हुई थी आपको कमेंट्स करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के 1935 के अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अंग नहीं था? मतलब कौन सा इस जो 1935 के अंदर अधिनियम आया था उसके अंदर इसका उल्लेख नहीं था? तो देख लेते हैं, प्रांतीय स्वाधीनता इसका उल्लेख था, एक भारतीय गवर्नर को नियुक्त करना ये भी था। देख लेते हैं, ये वाला बी वाला नहीं था। इसके बाद अखिल भारतीय राज्य संघ और भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, एक भारतीय गवर्नर की नियुक्ति करना, तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये तो पहले से नियुक्त होते आ रहे थे। तो भारत प्रांतीय स्वाधीनता दी गई थी। इसके बाद अखिल भारतीय संघ और भारतीय रिजर्व बैंक, ये तीनों जो है दिए गए थे, और ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिंथेसिस नामक पत्रिका में जो मनुष्य की समाज में समस्त गतिविधियों का संकलन पर केंद्रित है कि 1900 में किसने स्थापना की थी दोस्तों? तो किसने इसकी स्थापना की थी ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, ल्यूसियन फाब्रे, मार्क ब्लॉक, हेनरी बेयर, और चौथा ऑप्शन दिया गया फर्डिनेंड ब्राडेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेयर ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है, किसने तर्क दिया कि औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था? तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेट एग्जाम की अगर हम बात करें तो कम से कम 5 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन इसका हम, अमिय बागची,
अमियो बागची, दूसरा दिया गया है बिपिन चंद्र, तीसरा दिया गया है मॉरिस डी मॉरिस और चौथा दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस डी मॉरिस डी मॉरिस। क्रिस मॉरिस डी मॉरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया है किसानों की चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख शिकायतें किसके बारे में थी। जो 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने जाकर किया था दोस्तों, और ये प्रथम सत्याग्रह था गांधी जी का भारत के अंदर। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी समस्या थी, मतलब क्या शिकायत थी। और राजकुमार शुक्ल ने जाके ये गांधी जी को शिकायत, मतलब उन्होंने गांधी जी को जाकर इन्फॉर्म किया था। 1916 के अंदर जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें वो मिले थे और वहाँ पे जाके गांधी जी को इन्फॉर्म किया था और उनको इनवाइट किया था कि आकर हमारी जो ये समस्या है आप सुलझाओ। तो उसके बाद गांधी जी ने जाके उस शिकायत का निवारण किया। तो यही क्वेश्चन में पूछा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में गैर कानूनी करो और अबुआबों के विरुद्ध, भू राजस्व की मांग, तीन कटिया व्यवस्था और उदार पर धन देने वालों के लिए शोषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन कटिया व्यवस्था। तो इसके बारे में हमने विस्तार से आपको वीडियो के अंदर समझा है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हो। किसानों का विद्रोह से संबंधित हमने मॉडर्न हिस्ट्री का जो वीडियो बनाया था उसमें ये सारी चीज़ें समझाई है, जिसके अंदर हमने चंपारण सत्याग्रह को भी बहुत अच्छी तरीके से और विस्तार से ये बताया है। तीन कटिया व्यवस्था क्या थी ये भी हमने उसके अंदर बताया है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं। कथन और कारण वाला है दोस्तों, तो इसको सोल्व किस तरीके से करना है ये भी हम समझ लेंगे अभी। अंत में कांग्रेस के नेताओं ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कारण दिया गया है वे आश्वस्त हो गए थे कि यही एकमात्र उपयुक्त समाधान बचा है। तो दोस्तों बात तो दोनों सही है, मगर इसकी व्याख्या ये कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको लिए आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में, कथन और कारण के बीच में, जैसे कि आपने बोला अंत में कांग्रेस के नेताओं ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कर लिया के बाद अब आपको क्योंकि लगाना है। क्योंकि लगाने के बाद आपको ये पढ़ना है फिर दूसरी लाइन, वे आश्वस्त हो गए थे कि ये एकमात्र उपयुक्त समाधान बचा है। तो दोस्तों ये दोनों कारण और कथन बिल्कुल सही है और व्याख्या भी ये कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया गया है, ये कथन और कारण वाला है दोस्तों। इसको किस तरीके से सोल्व करना है हमने बता ही दिया है। तो देख लेते हैं कथन क्या है। भारत में सिविल सर्विसेज परीक्षाओं शुरू होने के 20 वर्षों में भारतीय यूरोपियनों से संख्या में बढ़ गए। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इसके बाद भारतीयों ने ये दिखा दिया कि यूरोपियन उनके बराबर नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है दोस्तों, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो ए सही है आर गलत है, ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया है, ए सही है और आर गलत है। इस तरीके से हमने पूरा हमारा जो 2014 के अंदर दिसंबर का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा सोल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उसका कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल इतिहास का किला नाम से है, उसको सर्च कर आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको इतिहास से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। और एक बार फिर बोल रहे हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।